नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, जो कि 2008 का क्वेश्चन पेपर होगा। एनटीए नेट से संबंधित पेपर 2 सेकंड होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। हमने एक सीरीज़ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की भी चलाई हुई है, जिसमें पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को हम करते हुए विद सॉल्यूशन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चाहे टीजीटी पीजीटी के पिछले सालों के प्रश्न पत्र हो या फिर एनटीए नेट से संबंधित, हमें सभी प्रश्न पत्रों को एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विद सॉल्यूशन के साथ हम प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो बिल्कुल आपको ध्यान से एक एक तथ्यों को ध्यान से देखते हुए चलना है, क्योंकि पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को करने का हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए और अधिक लाभ प्राप्त हो हमें। जैसे कि इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को उठा लिया जाता है या फिर इन्हीं प्रश्नों में से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। टीजीटी पीजीटी में भी एनटीए नेट के पैटर्न को फॉलो किया जाता है। इसलिए जो आज की क्लास है एनटीए नेट का 2008 का पेपर है, ये टीजीटी पीजीटी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही और एनटीए नेट के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? पाणिनि जी का एक प्रमुख ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इसमें इन्होंने क्या किया है? भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम लेखक है कौन माना जाता है? आप लोगों को पता ही है, गारसादा ताशी हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक माना जाता है। द इस्तवार लिटरेचर एंड हिंदुस्तान इसके प्रमुख ग्रंथ है। इसे 2 भागों में प्रकाशित किया। 1839 ईस्वी पर प्रथम भाग, दूसरा भाग आया 1847 ईस्वी में। तो फ्रेंच भाषा का यह ग्रंथ है। बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और। क्वेश्चन नंबर 3। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? आप लोगों ने वीर रासो साहित्य ग्रंथ आप लोगों ने पढ़ाई है। अधिकतर उसमें डिंगल भाषा का अधिक प्रयोग किया गया, जैसे कि अपभ्रंश प्लस राजस्थानी डिंगल भाषा के अंतर्गत आती है। 2 भाषाओं का मेल होता है डिंगल भाषा में, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। आप लोगों को पता ही है, अच्छे से मैंने कंटेंट के क्लास में अच्छे से समझा रखा है। तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी और सभी तथ्यों को कवर करते हुए चलेंगे। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी सूरदास जी की प्रमुख रचना रही है। इसकी विषय वस्तु क्या रही है? नायिका भेद इसकी विषय वस्तु रही है साहित्य लहरी की। और सूरदास में साहित्य लहरी में 118 पदों की यह रचना है। बढ़ते हैं आगे, जो कि किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में यह रचना लिखी गई है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अब अगर हम बात करें प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का, यानी कि सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि, तो कुतुबुन को माना जाता है, जिसकी रचना है मृगावती। और वैसे माना जाता है राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य परंपरा की जो प्रथम रचना है चंदायन को माना मुल्ला दाऊद जी की। वैसे हम मुल्ला दाऊद जी को मानते हैं। जो हाल मिसकी मुकुंद तगाफुल दुलाई नैना बनाए बतिया, जो ये पंक्ति है इसके ऊपर एक गाना भी बना हुआ है। ये पंक्ति किसके द्वारा रचित पंक्ति है ये पूछा हुआ है। तो ये पंक्ति है हमारे आदिकालीन कवि अमीर खुसरो की, जिन्होंने मुकरिया और पहेलियों की रचनाएं की। प्रसिद्ध कवि रहे हैं। खड़ी बोली का प्रथम रचना भी इनके द्वारा ही मानी गई है। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें कौन सी पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो मारवाड़ी जो है वो राजस्थानी की है, पश्चिमी हिंदी की नहीं है। कोरवी, बुंदेली और कन्नौजी। कोरवी को हम खड़ी बोली के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीनों की तीनों पश्चिमी हिंदी से निकलने वाली बोली हैं। बढ़ते हैं आगे। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? तो पद का इसमें योगदान नहीं होता शब्द रचना में, क्योंकि
वाक्य में जब एक शब्द प्रयोग हो जाता है तो वह पद बन जाता है। शब्द रचना में इसका प्रयोग नहीं होता, कि जैसे कि प्रत्यय लगकर शब्द का प्रयोग होता है, धातु से भी शब्दों का प्रयोग होता है और शब्दों में उपसर्ग का भी लगते हैं। लेकिन पद तो शब्द को ही कहते हैं जब वाक्य में जब प्रयोग होता है। जैसे कमल है, कमल, कमल एक शब्द है, लेकिन कमल का फूल बहुत सुंदर है। अगर इसे हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, ये वाक्य लिख देते हैं, तो यहाँ पर जो कमल लिखा जाएगा, कमल का फूल बहुत ही सुंदर होता है, तो यहाँ पर जो कमल लिखा जाएगा वो एक पद बन जाएगा, शब्द न रहकर। इसलिए तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पद। निम्नलिखित में से किस शब्द के रूप साधक प्रत्यय है? किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? तो वो हो जाएगा मातृत्व में रूप साधक प्रत्यय का प्रयोग किया गया। अगर मातृत्व में संज्ञा पूछ ली जाए तो कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा प्रयोग की जाती है। प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती है? हैदराबाद से। आगे चलते हैं। रावे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जो जो निहारे, किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति किसकी है? घनानंद जी की पंक्ति है यह। रीतिकालीन कवि हुए हैं रीति मुक्त कवि घनानंद, आलमबोदा घनानंद, आलमबोदा ठाकुर, ये चारों के चारों रीति मुक्त कवि रहे हैं। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति सूझी मनहि मन रहिए। जो ये पंक्ति है ये किस कवि द्वारा रचित है? तो ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। आप लोगों को केशव नाम से ये लगेगा कि ये केशव की द्वारा रचित है, केशव के न होकर ये तुलसीदास की भक्तिकालीन कवि तुलसीदास द्वारा रचित पंक्ति है। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? इनमें मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? 3 मिश्र बंधु रहे हैं, 3 कवियों के नाम मिश्र बंधुओं नाम में जोड़ा गया है, तो उसमें कौन नहीं है? कृष्ण बिहारी नहीं है। सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, ये तीनों के तीनों मिश्र बंधुओं में शामिल है, कृष्ण बिहारी शामिल नहीं है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें नई कहानी आंदोलन के कौन कहानीकार नहीं जुड़े? यानी कि नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन नहीं है इनमें से? तो देख लेते हैं हम। मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव, ये तीनों के तीनों नई कहानी में शामिल है, लेकिन ज्ञान रंजन जो है वो नई कहानी के नहीं है। और इनके साथ ही एक नाम आता है निर्मल वर्मा, वो भी नई कहानी की लेखिकाओं में शामिल है। बढ़ते हैं आगे। इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में आता है? तो गंगोली गांव का संबंध हम किस उपन्यास से मानते हैं? आधा गांव। बढ़ते हैं आगे। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जो कोर्ट मार्शल नाटक है वो समाज की जातिवाद प्रथा पर आधारित नाटक है। बढ़ते हैं आगे। विजय देवनारायण शाही की कविता किस सप्तक में संग्रहित है? तो विजय देवनारायण शाही की जो कविता है वो 3रे सप्तक में संग्रहित है। इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? मैंने आपको जब उपन्यास करा रही थी तब भी आपको ये बताया था कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित है या आधारित नहीं है। तो देख लेते हैं हम। इनमें से एक उपन्यास होगा जो कि आखिरी कलाम है, वो विभाजन पर आधारित नहीं है। आधा गांव, सूखा बरगद और झूठा सच, तीनों के तीनों उपन्यास विभाजन पर आधारित उपन्यास माने जाते हैं। और एक उपन्यास और है तमश, मैंने आपको कल ही उपन्यास कराया था तब उसमें बता दिया था कि तमश है जो वो विभाजन पर आधारित उपन्यास है, ये पूछा जाता है। छायावाद का पतन भीष्म साहनी जी का है। तमस छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? छायावाद का पतन ग्रंथ है देवराज जी का। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की, आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे वीर कर्म से पृथक वीर तो कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक कोई
सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। ये पूछा गया, ये कहा गया है स्थापना में, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरता कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। तो ये बात सही है या नहीं? तो बिल्कुल सही कही गई है, स्थापना में सही है। सौंदर्य मनोगत नहीं वस्तुगत होता है, ये बिल्कुल गलत बोला है। सौंदर्य मनोगत नहीं वस्तुगत नहीं होता, मनोगत होता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। बढ़ते हैं आगे। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना। अपकर्षण, आकर्षण नहीं भाई, अपकर्षण लिखा हुआ है। तो नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह बात बिल्कुल गलत कही गई है। गौतम के वैराग्य में यशोधरा के प्रति अपकर्षण नहीं, बल्कि बुद्ध तव प्राप्ति के लिए उनका संकल्प कारणभूत था। तो ये दूसरा जो तर्क दिया है ये बिल्कुल सही कहा है कि गौतम के वैराग्य में जो यशोधरा के प्रति अपकर्षण नहीं था, उनका जो बुद्ध था के प्रति उनका संकल्प था, वो उसका कारण बना था, ना कि उसका यशोधरा का अपकर्षण। क्योंकि यशोधरा तो बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा, आर सही। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें बी। बढ़ते हैं आगे। भक्ति और प्रेम दोनों में संप्रण का तत्व समान है। दोनों में संप्रण का तत्व समान है, भक्ति और प्रेम में। बिल्कुल सही कहा गया है। और भक्ति और प्रेम सौ के परित्याग से संभव है। ये बात भी बिल्कुल सही कही गई है कि सौ के परित्याग से संभव है भक्ति और प्रेम। तो दोनों कथन इसमें सही दिए गए हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसमें हो जाएगा डी। बढ़ते हैं आगे। धन बल और सत्ता बल के आगे पानीदार मनुष्य भी असमर्थ और निरेह है। यानी कि इसमें बताया गया है कि एक सेकेंड भाई, सॉरी भाई, मैंने एक ऊपर की पंक्ति नहीं पढ़ी थी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। जो ये पंक्ति है उसका तर्क क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। धन बल और सत्ता बल के आगे पानीदार मनुष्य भी असमर्थ और निरह है। ये जो बात है ये दोनों के दोनों सही कही गई है। ये पंक्ति है ये बिल्कुल सही है। ये रहीम जी की पंक्ति है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। और जो इसका तर्क दिया गया है ये भी बिल्कुल इसमें सही दिया गया है। तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते हैं आगे। काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंयुक्त है तो तर्क हो जाएगा रचना में भाषा और संवेदना परस्पर आश्रित है। तो इसका भी दोनों के दोनों ये जो कथन है ये बिल्कुल सही गई है। स्थापना भी सही है और तर्क भी इसमें दोनों सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसमें दोनों सही। तो दोनों सही कौन सा हो जाएगा? बी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेम गली अति संकारी, तामे दुए न समाये, प्रेम मनुष्य को सीमित कर देता है। इसमें ए सही दिया गया है लेकिन बी इसमें गलत दिया गया है कि प्रेम मनुष्य को सीमित नहीं करता। ये बात गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए सही और आर गलत। ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। देख लेते हैं आगे। जो ज्ञान मानवता को पीस डाले वह ज्ञान नहीं कोल्हू है। यानी कि जो पीसता है चारों तरफ घूम घूम कर उसको कोल्हू कहते हैं। और सच्चा ज्ञान मनुष्य को उन्नत करता है, उसे नष्ट नहीं करता। तो ये कथन दोनों के दोनों सही हो जाएंगे कि जो ज्ञान मानवता को पीस डाले वह ज्ञान नहीं कोल्हू है। जो मानवता को ही पीसते वो ज्ञान थोड़े ही है।
और सच्चा ज्ञान मनुष्यता को उन्नत करता है, उसे नष्ट नहीं करता। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन इसमें सही है। सही आंसर हो जाएगा बी। देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, यानी कि इसमें ये पूछा हुआ है कि कौन सा इसमें सही जोड़ा है। तो सही कौन सा है? रश्मि विमर्श शुक्ल, रश्मि मानसा राम मूर्ति त्रिपाठी, या फिर रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित, या फिर रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही डी ऑप्शन इसमें, क्योंकि ये जोड़ा इसमें सही दिया गया है। इसमें रश्मि मानसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है और रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा रचित रचना है। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा असंगत है? असंगत पूछा हुआ है। बरमे रामायण तुलसीदास की, बिल्कुल सही है। बरवेनाई का भेद रहीम की रचना है, बिल्कुल सही है। विज्ञान गीता केशवदास की रचना है, ये भी बिल्कुल सही है। और सही आंसर तक हम पहुँच ही गए। सी हमारा हो जाएगा सही आंसर। कृष्ण गीतावली सूरदास की न होकर के किनकी है? तुलसीदास जी की। बढ़ते हैं आगे। कौन सा युग्म असंगत है? इसमें भी असंगत युग्म पूछा हुआ है। इसमें देख लेते हैं हम सबसे पहले माधवी। हमारा आंसर यही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा माधवी। माधवी दूधनाथ सिंह का नहीं भाई, भीष्म साहनी जी का है। और द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे जी का है। और मुर्दला गर्ग है एक और अजनबी, इनका नाटक है। ये नाटकों से संबंधित रचनाएं है। तो बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताइए। इसमें सही अनुक्रम हमें बताना है। सबसे पहले सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। श्यामा सौपन जगमोहन ठाकुर की रचना है। माँ कौशिक की है। सती मैया का चोरा भैरव प्रसाद का। और सोना और माटी विवेकी राय। अपने आप में ये एक अलग अलग कालों के ही लेखक माने गए हैं। जैसे विवेकी राय हमें सबसे बाद में देखने को मिला, तो उसी आधार पर हम देख लेते हैं कौन सी रचना पहले आएगी, कौन सी रचना बाद में आएगी। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? इसमें कहानियों का अनुक्रम पूछा हुआ है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले सुखमय जीवन। सुखमय जीवन किन की है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है सुखमय जीवन। फिर ममता कालिया, ममता जो जयशंकर प्रसाद की कहानी है। फिर गूंगे कहानी किनकी है? रागे राघव की एक है लेखक, रागे राघव, इनकी कहानी है। और जिंदगी और जो आपको पता ही है अमरकांत जी की है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें हमने देख लिया, बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। सुखमय जीवन, ममता, गूंगे और जिंदगी और जोग। बढ़ते हैं आगे। कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसमें पत्रिकाएं पूछी गई है, तो पत्रिकाओं के आधार पर अगर हम बात करें आनंद कादम्बरी की, तो आनंद कादम्बरी हमें सबसे पहले इनमें देखने को मिलती है 1881, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से निकली। उसके बाद सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में कहाँ से निकली? कई बार पूछा जाता है, इलाहाबाद से निकली। और उसके बाद श्री शारदा जो कि 1916 में निकली। उसके बाद शारदा कहाँ से निकली? जबलपुर से, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। फिर अज्ञे द्वारा जो निकाली गई, अज्ञे संपादक रहे उनके 1947 ईस्वी में, 1947 में प्रतीक पत्रिका के। आप लोग नोट भी कर सकते हो, अगर किसी भी जैसे पत्रिका हुई या किसी लेखक का नाम हुआ, रचना का आपको नहीं पता हो, तो कहीं पर भी आप कॉपी पेन लेकर के नोट करते हुए चलो। बार बार ये तथ्य आपके सामने आएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित काव्य संग्रह के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो इनके प्रकाशन का सही अनुक्रम इनमें क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। वीणा ग्रंथि, पल्लव गुंजन, इस प्रकार से ये पंत जी की रचनाएं हैं। हम देख लेंगे किस ऑप्शन में वीणा ग्रंथि, पल्लव गुंजन दिया हुआ है। तो
सही आंसर हो जाएगा हमारा वीणा ग्रंथि। पल्लव पहले आएगा भाई इसमें, और ग्रंथि ये गुंजन बाद में आएगा, क्योंकि जब हम सन की बात करें तो गुंजन का सन 1932 है और पल्लव का सन 1926 है। काफ़ी अंतर है इनमें। तो या तो हम इसको ऑप्शन में वीणा को पहले करेंगे, सी ऑप्शन अगर हम लगाएंगे तो वीणा आएगी 1918 की रचना है पंत जी की। फिर उसके बाद 1920 की रचना ग्रंथि हो जाएगी। फिर पल्लव की बात करें तो 1926 की रचना पल्लव हो जाएगी, 1932 की हो जाएगी गुंजन। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा सी, अगर हम वीणा को आगे रख दें। तो इनमें चारों ऑप्शनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो या तो ये टाइपिंग मिस्टेक है या फिर किसी मिस्टेक की वजह से इसमें दिया गया है। और पंत जी की रचना ये आप चेक कर सकते हो अपनी नोटबुक, कहीं पे भी आपने नोट्स वगैरह लिखे हो या फिर किसी ऑथेंटिक बुकों का सहारा लेते हुए आप देख लेना। और कमेंट बॉक्स में अगर मुझे कन्फ्यूजन है किसी भी तरह की, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हो। मैं ज़रूर अपनी गलती स्वीकार करूँगी, कहीं पर भी अगर गलती होगी। तो देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कालक्रम की दृष्टि से यशपाल ने निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या बताया है। तो यशपाल जी के उपन्यास रहे हैं ये, कालक्रम की दृष्टि से हमें देखने हैं। तो सबसे पहले इनमें यशपाल जी का दादा कामरेड उपन्यास आएगा, फिर आएगा देशद्रोही, फिर दिव्या, फिर झूठा सच। सही आंसर हो जाएगा ए। कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम के अनुसार हम देख लेंगे सबसे पहले शिव शंभू के चिट्ठे को, बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित। फिर रस रंगन महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा, कल्पलता। कल्पलता जो है वो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इनमें से सी। बढ़ते हैं आगे। कालक्रम की दृष्टि से अज्ञे के निम्नलिखित काव्य संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। अज्ञे जी की देखने हैं हमें काव्य संग्रह। तो सबसे पहले अज्ञे जी का जो है इत्तलम आता है, फिर हरिघास प्रसन्न पर, फिर कितनी नावों में कितनी बार, फिर सागर मुद्रा। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जसुमती हरिपाल ने झुलावे, जो यह पंक्ति है ये पंक्तियों की भाषा के साथ मिलानी है हमें। जसुमती हरिपाल ने झुलावे सूरदास जी की पंक्ति है, और ये किस भाषा में लिखी गई आप लोगों ने पता ही है। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में रचना की है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए का 3 दो ऑप्शनों में है। आगे चलते हैं। ते ही अवसर एक तापस आवा, ते ही अवसर एक तापस आवा, जो ये है ये अवधी भाषा की पंक्ति है। तो हो जाएगी अवधी भाषा का बी का 5, बी का 5। तो इसमें 5 नहीं है 4 है, तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अतिरंग स्वामी सु मिली राती, बैठी राजा भोज की। तो जो बेटी राजा भोज की, तो ये पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति 3 का हो जाएगा ए। ये डिंगल भाषा की पंक्ति है। और उसके बाद दक्खन है नगीना, अंगूठी है जग, अंगूठी को हरकत, नगीना है लग। तो ये पंक्ति किस भाषा की है, ये मैथिली भाषा की पंक्ति है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। बढ़ते हैं। भाषा उससे संबंधित भी पूछ ली जाती है, ये किस भाषा की पंक्ति है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में जब मैं आपको करा रही थी तो थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे रही थी कि इन शब्दों का प्रयोग किया गया तो बाद में ओ लगा हो या छोटे ऊ की मात्रा हो अवधि में अधिकतर। तो इस प्रकार जो संकेत दिए थे उनसे हमें ये पता चल जाता है कि इस पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे कि ओ, जैसे ओ तो ब्रज भाषा होती है ये, ओ औ। तो देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में सही भाषा को सम्मिलित कीजिए। तो देख लेंगे ए ऊ, मतलब जो ये शब्द है ये किस भाषा का है। सॉरी भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ब्रज भाषा का शब्द है।
ए का 3 हो जाएगा हमारा बी में, तो बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। एल हो जाएगा भोजपुरी का, आवा हो जाएगा अवधि का, और आयो हो जाएगा जिसमें 2 मात्रा के हो, वो हमेशा ब्रज भाषा से संबंधित होता है। तो देख सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सतरंगी जो रचना है वो किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? सतरंगी रचना के लेखक बच्चन जी रहे हैं, बच्चन जी। तो ए का 3, तो ए का 3 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं, बी ऑप्शन में है, तो बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। सतरंगी पंखों वाली के रचनाकार नागार्जुन है। अणिमा के रचनाकार निराला है, कई बार पूछी जाती है अणिमा रचना किसकी है। और ऋतंभरा रचना के रचनाकार कौन रहे हैं? ये केदारनाथ जी, केदारनाथ मिश्र प्रभात रहे हैं इनके रचनाकार। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछे गए हैं अलंकार। अलंकार को हमने सुमेलित करना है। मुख नहीं है चंद्रमा है, मुख नहीं है चंद्रमा है। जो ये अलंकार है ये किसका है? ये अपनोहोती अलंकार है। मुख तो चंद्र ही है, जहाँ ही है उसी को बता दिया गया है। तो वहाँ अब उपमेय और उपमान में अभेद होता है, यानी कोई भेद न हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। मुख देखकर चांद का आभास हुआ, जहाँ आभास की बात आई तो मैंने आपको बताया था वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। आभास की बात आई तो भ्रांतिमान अलंकार। मुख है कि चंद्रमा है कि, यहाँ पे संदेह प्रकट हो रहा है हमें, तो ये हो जाएगा संदेह अलंकार। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए का बी किस में है? सी ऑप्शन में है। बी का सी ये सही है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। उपन्यास दिए गए हैं। तमस आप लोगों को पता है विभाजन पर आधारित उपन्यास है भीष्म साहनी जी का। और पीली आंधी जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये प्रभा खेतान के द्वारा लिखी गई है पीली आंधी उपन्यास। उसके बाद अंधेरे बंद कमरे में इम्पोर्टेंट उपन्यास है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। मोहन राकेश का नीला चांद आप लोगों को पता ही है, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इनमें ए, तमस भीष्म साहनी जी का ए का 4। एक ऑप्शन से ही हमें पता चल जाता है। देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जो पंक्तियां हैं उनके कवि दिए गए हैं, तो कवियों के साथ हमें मिलान करने हैं। द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, तो ये जो पंक्ति है ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ये पंक्ति पंत जी की है, प्रसिद्ध पंक्ति है ये। यह तीसरा आदमी कौन? तो ये हो जाएगा धूमिल जी की। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। इस तरह रोटी से हमने धूमिल जी की पंक्ति पढ़ी थी, उसी से ली गई है। कौन? मेरे देश की संसद मौन। ये जो तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है अज्ञे जी की। ये अंधेरे में से ली गई है शायद। आ गए प्रियवंद केश कलम्बी गुफा, उषा प्रियवंद से ये असाध्य वीणा से ली गई है ये पंक्ति। एक सेकंड भाई, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। ये पंक्ति भी असाध्य वीणा से अज्ञे जी द्वारा रचित है। एक का 4। तो इसमें 2 पंक्ति अज्ञे जी की दी गई है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। इस क्वेश्चन में आप कहीं से चेक करके आप बता सकते हो इसमें क्या सच में इसमें
तोड़ते ही होंगे मठ और गढ़। शायद ये पंक्ति अज्ञे जी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है अज्ञे जी की है, और ये तो है ही ऐसा देवीणा की पंक्ति, तो ये दोनों की दोनों पंक्ति अज्ञे जी की दी गई है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को डाउट में रख करके चेक कर सकते हो। 43 क्वेश्चन नंबर। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। जो संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए, किस शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है ये देखना है हमें। तो निरोग, जो निरोग है इसमें कौन सी संधि प्रयोग में की गई है? इसमें विसर्ग संधि प्रयोग की गई है। नि विसर्ग रोग आ जाएगा इसमें। और दीर्घाकार में किस संधि का प्रयोग किया गया है? दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। सदाचार में व्यंजन संधि का प्रयोग किया है। सत प्लस में आचार, जहाँ पर व्यंजन से स्वर का मेल हो या व्यंजन से व्यंजन का मेल हो तो वहाँ पर हमारी व्यंजन संधि होती है। प्रत्येक में किस संधि का प्रयोग किया गया है? तो प्रत्येक में हमें वृद्धि संधि देखने को मिलती है। प्रति प्लस में एक, तो वृद्धि हो गई, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें बी। ए का 3, बी का 1, सी का 5, डी का 4। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। इनके आचार्यों के साथ हमें सुमेलित करने हैं। शब्दार्थ सहित काव्यम, शब्द और अर्थ के सही संयोग से ही काव्य बनता है। तो ये किसने कहा है? शब्दार्थों सहित काव्यम आप लोगों को अच्छे से पता है, भामा जी की पंक्ति है ये। तद्दोषो शब्दार्थों गुणा पुनः अलंकारी पुनः कापी, ये जो पंक्ति है ये किस की है? तो ये पंक्ति है मम्मट जी की। वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ जी ने कहा है। और उसके बाद आ जाएगा रमणीयता प्रतिपाद्य शब्द काव्यम, ये जगन्नाथ जी की पंक्ति है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद वही पैराग्राफ आएगा और पैराग्राफ में 5 प्रश्न होंगे। आप पैराग्राफ को पढ़ करके प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो इसीलिए ये क्लास यहीं तक होगी आज। आगे 50 प्रश्न हो जाएंगे हमारे। इस प्रकार अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज़ आपको हिंदी से संबंधित एक क्लास आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों के साथ शेयर करना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।